सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाप जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान की एफडीआई और एक्सपोर्ट्स के फिगर्स ये जाहिर करते हैं कि मईशत कई बरसों से एक तरह की स्टैग्नेशन का शिकार है। एफडीआई 2016 में $2.58 बिलियन से 2024 में तकरीबन इसी सतह के करीब रही, जिससे वाज़ेह है कि इन्वेस्टर्स पायदार एतमाद नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट्स में भी हमने कुछ उतार चढ़ाव देखा है। 2013 से 2024 तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कभी $27 बिलियन तक नीचे चली गई और कभी $39 बिलियन तक ऊपर जाते हमने देखा, मगर ओवरऑल कोई मुसलसल ऊपर जाने वाला ट्रेंड सामने नहीं आ सका। अब इस सूरत हाल में मईशत को मजबूत बनाने के लिए बुनियादी इक़दामात में कारोबारी माहौल को आसान करने की जरूरत है, रेगुलेशंस को सादा बनाना है और वैल्यू एडिशन के जरिए एक्सपोर्ट्स में इनोवेशन भी लाने की जरूरत है। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फार्मास्यूटिकल और IT जैसे शोबे आइंदा बरसों में इसमें अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गुज़िश्ता 18 से 24 माह में हमने देखा कि SIFC ने इन्वेस्टमेंट के रास्तों को बेहतर बनाने और फॉरेन इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी को बढ़ाने में कुछ रिफॉर्म्स शुरू करने में अहम किरदार अदा किया। अगरचे चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। पाकिस्तान की अमेरिका और यूरोप के साथ तिजारत सरप्लस में है, अमेरिका के साथ मुस्तकिल, लेकिन यूरोप के साथ एक छोटे से फेज में हमने देखा कि इंपोर्ट बिल कम और एक्सपोर्ट ज्यादा रही, जो निस्बतन एक बेहतरी की निशानदेही करता है। मगर चाइना जो एक बड़ी इकॉनमी है, इसके साथ गल्फ कंट्रीज और दीगर तमाम ममालिक के साथ हमारा खसारा मुस्तकिल बढ़ रहा है। इस साल के आगाज में उड़ान पाकिस्तान के मंसूबे को अभी तक हमने मौसर तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं देखा है। जब तक स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल और अमली तौर पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, उस वक्त तक ये चैलेंजेस मजीद बढ़ते रहेंगे। इनको ओवरकम कैसे करना है और अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल कैसे करना है, FDI को कैसे बढ़ाना है, इस पर हम बात करेंगे। हुमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वजीर तिजारत और सरमायाकारी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि पिछले अगर 25 बरस की भी हम बात करें तो हमारे मुल्क में गैर मुल्की की बराह रास्त सरमायाकारी का वॉल्यूम कोई $2 अरब के आसपास मौजूद है। इसमें कोई इजाफा नहीं हो पा रहा। अपनी एक्सपोर्ट्स में हम पिछले 8-10 साल में एक ही जगह पर फंसे हुए हैं। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है आपके नजदीक? देखिए, हमारा जो आखिरी सर्ज आया वो आई थिंक 2007 या 8 में था, जो तकरीबन $8.5 बिलियन FDI आए पाकिस्तान में। और उसी दौर में मैं वजीर तिजारत था, तो पहली दफा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को हम $9 बिलियन से $20 बिलियन पे ले गए। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों में ज़रा सुस्त रवि है। देखिए, एक तो हमारा स्ट्रक्चरल इशू बन गया है, क्योंकि हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को GDP के साथ साथ नहीं बढ़ाया, बल्कि वो श्रिंक हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। दूसरा, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स में कोई नई प्रोडक्ट्स और इनोवेशन और कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई तवज्जो नहीं दी, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स अब दुनिया के मुकाबले में टेक्नोलॉजिकली अनकम्पैरेटिव हो गई है। मैं टेक्सटाइल की बात करता हूँ। दुनिया अब टेक्सटाइल में हमसे आगे निकल गई है। दुनिया में प्रोडक्टिविटी हमसे बेहतर हो गई है। अब देखें, बांग्लादेश कॉटन नहीं उगाता, लेकिन वो हमसे बहुत आगे है गारमेंट्स में। अब इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे टैक्सेस बहुत हाई हैं। मैं समझता हूँ कि इस खित्ते में जो कॉरपोरेशंस पे टैक्स हैं वो बहुत ही हाई हैं। तकरीबन 40% के करीब हमारे टैक्सेस हैं। तीसरी, हमारी बिजली के रेट बहुत महंगे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में काम करना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इसके अलावा हैं, जिसमें काफ़ी बेहतरी आई है SIFC के आने के बाद, लेकिन अभी भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बकाया हैं। अब हम सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्रूव की है, जिसमें जो उनकी टीम ने बनाई है, इस पॉलिसी में जो भी मैंने अभी बातें आपके सामने की, इन पे तवज्जो दी जा रही है। और मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द अगर ये पॉलिसी अनाउंस होगी तो इससे जो आपने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है उसमें बहुत बेहतरी आ सकेगी।
सही। तो हुमायूं साहब, जो हमारा टेक्सटाइल का सेक्टर जो हमारे एक्सपोर्ट में अहम किरदार अदा करते हैं, वो पिछले कुछ अरसे में थोड़ा सा एक नज़रअंदाज वाली कैफियत में रहे, क्योंकि माइंस एंड मिनरल के सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इस वक्त हुकूमत का फोकस है। IT सेक्टर को एक बड़ा गेम चेंजिंग के तौर पर लिया जा रहा है, ब्लू इकॉनमी से बड़ी इस वक्त तवक्कुआत हैं। तो कोई 2-3 सेक्टर्स पर इस वक्त हुकूमत ने ज़्यादा फोकस रखा हुआ है, और जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं या जो डिक्लाइन की तरफ जो सेक्टर्स जा रहे हैं उन पर थोड़ी सी इस वक्त तवज्जो कम है, इसीलिए मुश्किलात का शिकार है वो? ये देखिए, नए सेक्टर्स तो मैं तो बड़े अरसे से मैं जो दुनिया में फिरा करता था, जब मैं वजीर तिजारत और वजीर सरमायाकारी था, तो मुझे कहा जाता था दुनिया में कि आपका मुल्क अमीर है, आप जो सिर्फ आपकी माइंस और मिनरल्स हैं उनको ज़रा आप एक्सप्लोर करें तो आप अमीर हो जाएंगे। बहुत पहले, मैं आपसे आज से कोई 25-30 साल पहले की नहीं बल्कि 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये मैंने खुद अमेरिका में सुना हुआ है। तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है कि आप माइंस एंड मिनरल्स को, IT के सेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए, जो मैंने जिक्र किया टेक्सटाइल का, या जो भी हमारे मेन एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, इसमें चाइना की जो इंडस्ट्री, अब क्योंकि चाइना की लेबर कॉस्ट बढ़ गई हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गई, अप्लायंसेस हो गए, ये लेदर गुड्स हो गए, जो हमारी मेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री जो कि वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया जा रही है, हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि CPEC 2 में इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान लाया जाए और जॉइंट वेंचर्स अरेंज किए जाएं। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं। IMF कुछ बंदिशें लगा रही है इस पे, लेकिन हमारे पास अभी भी 2035 तक का वक्त है। ये जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स की आपने बात की, जो हम अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी टेक्नोलॉजी इन सेक्टर्स में बेहतर कर सकते हैं, ताकि हम कम कीमत में बेहतर क्वालिटी की ये मसनूआत जो जिसमें पाकिस्तान की ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से बना सकें, इसके लिए डेफिनेटली हमें चाइना के जॉइंट वेंचर्स चाहिए होंगे। और ये मेरा बड़े अरसे से लोगों को मशवरा है कि हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो हुमायूं साहब, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की अभी आपने हमारी ट्रेडिशनल सेक्टर्स के लिए बात की, ये एक बड़ा इशू है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का। एनर्जी टैरिफ हम सारी कोशिशों के बावजूद नीचे नहीं ला पा रहे, रीजन में सबसे ज़्यादा है इस वक्त। अब ये जब तक ये टैरिफ नीचे नहीं आता उस वक्त तक कैसे कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे हम इंटरनेशनल मार्केट्स में? फिर टैक्स पर भी आपने इस वक्त बताया, उस पर भी रोशनी डाली, लेकिन वहाँ भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है, उसको भी हम नहीं कम कर पा रहे हैं। अगर यहाँ हम ये सारी चीज़ें कम करते हैं तो फिर नए इंटरनल मसाइल हमारे लिए रेवेन्यू जनरेशन के खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये आगे कैसे हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स बढ़ सकेंगे? देखिए, रेवेन्यू जनरेशन, आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर अरबाब साहब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री जो है। आपका तकरीबन 75% रेवेन्यू तो आपकी इंडस्ट्री से आता है। वो इस वक्त श्रिंक कर रही है और बंद होती जा रही है। तो सबसे बड़ा आपका रेवेन्यू जो घट रहा है वो तो इस वजह से घट रहा है। एक तो जैसे मैंने कहा कि आप अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करें, जो बंद इंडस्ट्री पड़ी है वो तो मशीन भी पाकिस्तान में लगी हुई है, बिल्डिंग भी बनी हुई है, मार्केट्स भी हैं, लेबर भी है, उसको तो पहले रिवाइव कीजिए। सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये पैकेज अब जल्द ला रहे हैं। दूसरा रेवेन्यू का इशू ये है जी कि दो तबके पाकिस्तान में टैक्स देते हैं, एक इंडस्ट्री और एक सैलरीड तबका। ओके, ये दो तबके हैं। बाकी जो सर्विसेज सेक्टर है, जो 50% से बड़ा सेक्टर है, इसमें सिर्फ बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज टैक्स देती हैं। ये जितनी भी सर्विसेज हैं, वेयर हाउसिंग है, मिडल मैन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, रिटेल है, ये कोई टैक्स अदा नहीं करते। ये अरसा दराज से इस नेट में नहीं है। अब ये सर्विस सेक्टर हो गया। उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर लगाएं, और हम ये नहीं कह रहे कि आप छोटे गरीब किसान को, मसलन आई थिंक पाकिस्तान में जो बेंचमार्क है 12 लाख सालाना से ज्यादा आमदनी वाले पर टैक्स लगता है। अब यही रूल आप ज़राई शोबे में भी बना सकते हैं कि भाई छोटे फार्मर पर टैक्स ना लगा, लेकिन इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े फार्मर्स भी हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े जागीरदार भी हैं, उन पे तो टैक्स लगाएं, वो तो एक पैसा टैक्स नहीं देते। ये आपको नए सेक्टर्स में टैक्स लगाना पड़ेगा जिनका मैंने जिक्र किया है, ताकि
ताकि आप अगर आपने अपने एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करनी है, तो जो कमी पेश आएगी टैक्स रिड्यूस करने से, वो दूसरे सेक्टर्स पूरी कर सकें। सही। तो वहीं से हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान की इस वक्त मईशत की स्टेबिलिटी को कंसीडर करती हैं, अपनी रेटिंग्स को बढ़ा रही हैं, पाकिस्तान की रैंकिंग इंटरनेशनली ऊपर जा रही है। तमाम ममालिक से पिछले चंद एक महीनों में पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला मुल्क पाकिस्तान इस वक्त बन चुका है। लेकिन ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर है, बहुत सॉफ्ट कमिटमेंट्स तो वो देता है हमें, MOUs की हद तक तो वो हर इवेंट में हम देखते हैं कि वो फिगर बहुत ऊपर जा रहा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहा होता है, लेकिन वो आगे अमली तौर पर वो प्रोजेक्ट्स को हम होते हुए नहीं देखते। फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो सक्सेस रेशो है जॉइंट वेंचर्स का, वो उसकी परसेंटेज इतनी कम क्यों है? देखिए अरबाब साहब, बहुत ही अच्छी पेशरफ्त हुई है। मैं समझता हूं कि दुनिया का जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में एक शिफ्ट है और फॉल्ट लाइन जिसको कहते हैं वो शिफ्ट हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक निज़ाम आया था, फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स के बाद 1990-91 में एक सोल सुपर पावर इमर्ज की। अब हम देख रहे हैं कि चाइना का बहुत बड़ा एक सर्ज आई है, बोथ स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली, और रशिया ने भी दोबारा सिर उठाया है। और इस सूरत हाल में कि जब अमेरिका कम से कम सदर ट्रंप के तहत बहुत इंटरेस्टेड नहीं है दुनिया में, जो पहले 80 साल वो करते रहे हैं कि दुनिया के हर खत्ते में उनका कोई ना कोई अमल दखल रहा है, अब तो लगता है कि मिडल ईस्ट में भी उनको खास इंटरेस्ट नहीं है। और अमेरिका अब अपने ही खत्ते में जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ अमेरिका है, उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसमें पाकिस्तान की अहमियत बन रही है सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान के एतबार से, वेस्ट एशिया, इवन मिडल ईस्ट के एतबार से। अब चाइना के लिए भी पाकिस्तान बहुत अहम है। इसको हमें डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए, इससे फायदा उठाना चाहिए और इकोनॉमिकली इससे फायदा उठाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर, आपके पास बड़े बड़े 2-4 इन्वेस्टमेंट्स तो शायद आ जाएं, ये कोई बहुत बड़ी रिफाइनरी लग गई या कोई बहुत बड़ा और प्रोजेक्ट आ गया, लेकिन जो मेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है वो आपका पाकिस्तान का सरमायाकार जो है वो लाता है बाहर से, वो जॉइंट वेंचर्स करता है। और जो हमने अभी आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू की कि वो सरमायाकार का कॉन्फिडेंस आपको बहाल करना है, उसके टैक्स कम करने हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करनी है। पहले पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सरमायाकार है वो सरमायाकारी करेगा और फिर बड़े अंदाज में FDI बाहर से आ सकेगी। सही। तो हमारे साहब ने देखा भी 2 महीने पहले चाइना में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, बिजनेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान से तारीख का सबसे बड़ा डेलीगेशन चाइना गया, कोई 250 कंपनीज़ के डेलीगेशन थे, उसमें डेलीगेट्स थे। वहाँ पर बड़े जॉइंट वेंचर्स भी हुए, एग्रीमेंट्स भी हुए, MOUs भी साइन हुए। कुछ 7-8 अरब डॉलर का प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया कि ये अब FDI की सूरत में पाकिस्तान आएगा। तो ये इस तरह के और इवेंट्स और दूसरे ममालिक को भी इस वक्त पाकिस्तान को कैप्चर करने की ज़रूरत है। कौन कौन सी ऐसी टारगेटेड मार्केट्स हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए जहाँ से FDI लाना थोड़ा आसान हो? देखिए पाकिस्तान में एक तो मैंने आपसे गुजारिश की कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जो कि प्राइमरीली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स उन्हीं के गिर्द घूमती हैं, टेक्सटाइल्स हो गए, लेदर हो गए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी अब जिनमें भी अब पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल एतबार से और प्रोडक्टिविटी के एतबार से पीछे अब होता जा रहा है। एक तो चाइना में बहुत तवज्जो दें और मुझे भी इतलात मिल रही हैं, मैं काफ़ी चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो लोग इन मीटिंग में शामिल हुए, जिनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनसे फॉलो अप किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान के जो महकमे हैं वो फॉलो अप कर रहे हैं कि उन इन्वेस्टर्स से जो MOUs हुए हैं वो किस हद तक कामयाब हुए हैं। ये पहले मैंने कभी नहीं देखा। पहले तो हम देखते थे कि MOUs की भरमार होती थी लेकिन उससे आपको ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आता था। हमें अमेरिका की तरफ बहुत तवज्जो देनी चाहिए। देखिए फ्यूचर AI में, क्रिप्टो करेंसीज में ये हम इन सेक्टर्स को ज्यादा समझते नहीं है,
लेकिन दुनिया का मुस्तकबिल इन दोनों में बहुत बड़ी जो मुल्क हैं वो एआई में चाइना और अमेरिका है। एआई में हमारे जो डिजिटल सेक्टर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं। देखिए अरबाब साहब, इंडस्ट्री जो होती है वो आप बनियाने और जूते बनाते बनाते एकदम सेमीकंडक्टर्स में नहीं पहुंच जाते। आपके पास वो टैलेंट नहीं होती, वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता। तो आपको स्टेज वाइज जाना पड़ता है, और जो स्टेज वाइज कि जी आप वैल्यू एडेड में जाएं, लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या हैं जो पाकिस्तान में आप बना रहे हैं, बाहर क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे, बाहर से इंपोर्ट क्यों हो रही है, पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकता। ये जो मीन्स ऑफ मैस प्रोडक्शन है, स्टील मिल, पेट्रोकेमिकल, मशीन टूल फैक्ट्रीज, ये लगाइए और फिर आप हाई वैल्यू एडेड और टेक की तरफ जाइए, सेमीकंडक्टर्स बनाइए और एआई की तरफ जाइए। लेकिन जो डिजिटल सेक्टर है पाकिस्तान का, वो लीप फ्रॉग कर सकता है। पाकिस्तान में अच्छा डिजिटल टैलेंट उभर रहा है, वो हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, और बहुत गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे रही है, जोर दे रही है। तो एआई सेक्टर में जो दुनिया के दो बड़े मुल्क हैं, चाहे वो स्टेबल कॉइन्स हो गए, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, वो अमेरिका और चाइना है। इनसे हमारी डिजिटल जो हमारी इंडस्ट्री है, डिजिटल सेक्टर है, उसमें खातर ख्वाह पेशरफ्त हो सकती है। सही। तो हमारे साहब ये चलें, डिजिटल सेक्टर में तो हमें तरक्की करनी है, टेक्नोलॉजी सीखनी है, लेकिन ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हम तो हमेशा से एक ज़रूरी मुल्क हैं, उसमें भी हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में बहुत पीछे रह गए। रिसर्च वाइज हम बहुत पीछे हैं। 25-25, 30-30 साल पुराने हम बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अब बिल्कुल आप समझें कि वो रिसर्चेस भी एक्सपायर हो चुकी हैं। उसकी वजह से हमारा एक किसान इस वक्त बड़ा मुश्किल टाइम को फेस कर रहा है। आप कपास का मामला देख लें, आप गंदम का मामला देख लें, पिछले 2-3 साल हमारे सेक्टर के लिए बड़े एक दर्दनाक ख्वाब की तरह रहे। तो यहाँ पर ये जिस शोबे में हम बड़ा खुद कफील हुआ करते थे और एक्सपोर्ट किया करते थे, उसमें अब हम मजबूरी के तौर पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अपना इंपोर्ट बिल हमें बढ़ाना पड़ रहा है। ये इस डिक्लाइन से हम कैसे निकलेंगे? इसमें हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए या टेक्नोलॉजी से हमें हम आहंग होना पड़ेगा? जी देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अरबाब साहब इन्वेस्टमेंट होती है, वो ज़रा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि हमारा तकरीबन 2/3 जो रूरल एरिया है पाकिस्तान का, उसमें सारी दारोमदार ज़राई शोबे में होता है। आप यकीन करें, गंदम की जब फसलों की कटाई होती है, उसमें जो मजदूर को मुआवजा मिलता है, वो भी गंदम की बोरियों की सूरत में होता है। तो इसकी इतनी पूरा जो रूरल सोसाइटीज हैं वो उस पे बेस्ड है। हमने जी माजरत के साथ इस ज़राई शोबे में, मेरा तो बड़ा पुराना फिक्र है कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर तो मदर नेचर चलाता है। बारिश टाइम पे हो गई, धूप आ गई, धुंध नहीं पड़ी, वायरस नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें अब आप यकीन करें कि मेरा जो हल्का है वो टोटल रूरल इलाका है, लाहौर के नज़दीक फैसलाबाद में है, और मैं उधर बहुत फिरता हूँ खुशी गमी में। तो मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ जो कि सारे के सारे काश्तकार हैं, कभी आपके पास कभी हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया है कोई मशवरा देने, कोई बीज के बारे में बताने, कोई बताने की यील्ड कैसे बढ़ेगी, पानी कैसे बचा सकते हैं? तो आप यकीन करें कि 99.9% कभी किसी का सरकार से राब्ता नहीं हुआ होता। इसमें तो हमें बहुत पेशरफ्त करनी चाहिए। सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन में, और उसके बाद बीज। आप देखिए कि कॉटन में पाकिस्तान, अरबाब साहब, हमारी जिंदगियों में इंडिया से बहुत आगे था। 15 मिलियन बेल हम कॉटन बनाते थे, यही हमारी एक एज थी टेक्सटाइल्स की। और अब इंडिया हमसे कम से कम 3 गुना आगे बढ़ गया। वो टेक्नोलॉजी, नए बीजों की तरफ चले गए और हम ये फैसले ही नहीं कर सके। दूसरा ये कि हमारी सेक्टर में रेगुलेशन बहुत है। हमें चाहिए कि अब देखिए, ये जो कॉर्न है, जिसको आप ये चली कहते हैं, कॉर्न, ये सेक्टर टोटली डीरेगुलेटेड है, और इसमें आप देखते हैं कि अच्छे अच्छे बीज भी आ रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स भी आ रही हैं। राइस का सेक्टर टोटली डीरेगुलेटेड है, $4 बिलियन मुल्क को देता है। आपने टोटली जिस सेक्टर को आपने रेगुलेट किया हुआ है कि जी आपने ये चीज इस कीमत की लेनी है, ये इस कीमत की लेनी है, और वो सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहे। मैं समझता हूं कि ये सब्सिडीज जो
एग्रीकल्चर सेक्टर की हैं, ये किसानों के हाथों में डायरेक्ट जानी चाहिए। ये बड़ी बड़ी जो खाद वाली कंपनीज हैं या बाकी जो कंपनीज हैं बहुत बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में सर फेहरिस्त उन कंपनीज को जाती है, वो ये सब्सिडीज किसान को पास नहीं करते। ये सारी सब्सिडीज खत्म करें और सब्सिडी जो हमारे पास एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हमारे पास डाटा है, हमारे पास पैसा पहुंचाने के जराए मौजूद हैं, किसान के हाथ में डायरेक्ट सब्सिडी जाए और आप देखेंगे कि आपका ये शोबा जो है ये इसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। सही। तो हमारे साहब माजी में हमने देखा था कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था जहां सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हों और वो वहां बैठकर ऐसी पॉलिसी बनाएं जो लॉन्ग टर्म हो, ताकि जो इश्यूज़ हैं वो वन विंडो सोल्यूशन की सूरत में हल होते हमें नजर आए। तो अब SIFC 1.5 साल पहले बना, 2 साल पहले ये बना है, तो अब उसके बाद कोई बेहतरी आपको इस वक्त आती दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है उसका एतमाद कितना वापस आया है हमारे कारोबारी हालात पर, उसके थ्रू फिर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम कैसे वापस ला सकते हैं, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो सकता है, इसमें SIFC का कोई कलीदी किरदार आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं और जो अभी तक की इनकी परफॉर्मेंस रही है? अरबाब साहब, मुझे बेहतरी नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि SIFC में बड़े सीरियस किस्म के, मेहनती किस्म के लोग मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि जो हर्डल्स हैं पाकिस्तान के सरमायाकारों वो कम होती जा रही हैं, बट और कम होने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स अब भी मौजूद हैं। बड़ी बड़ी सीरियस किस्म की अच्छी दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रैक रिकॉर्ड वाले, उनके साथ मशवरा हो रहा है हुकूमत पाकिस्तान और SIFC का, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बेहतरी नजर आ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब अगर जल्दी अनाउंस हो जाए और इसके अलावा जो हमने एंगेज किया है, जो पहले जिक्र हुआ, जो जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स आ रहे हैं दुनिया में, उसमें जो हमारी एंगेजमेंट है, चाहे वो मिडल ईस्ट के साथ हो, सऊदी अरेबिया के साथ हो, बाकी ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ तो है ही, तो मुझे डेफिनेटली बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन मजीद बेहतरी SIFC के जरिए लाई जा सकती है। सही। और एक आखिरी सवाल हुमायूं साहब, जो उड़ान पाकिस्तान नाम का प्रोग्राम इस साल के बिल्कुल आगाज़ में लॉन्च हुआ था, जनवरी के आगाज़ में उसको अनाउंस किया गया और उसका मकसद ये है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को डबल करना है, $60 बिलियन से ऊपर लेकर जाना है। पहला साल ऑलमोस्ट गुजर चुका है, कोई खातिर ख्वाह हमने उसमें बेहतरी नहीं देखी है, तो ज़ाहिर है शुरू में बड़ा मुश्किल टाइम होता है। तो आपको लगता है कि अभी मुश्किल टाइम गुजर चुका है और अगले 4 साल में ये टारगेट इजीली अचीवेबल होगा या इसके करीब करीब हम पहुंच सकेंगे? अरबाब साहब, आप वो 5 साला 5 ईयर प्लान्स, 5 साला प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की का बायस बने 60 की दहाई में, उसके बाद 70 की दहाई तो आपको पता है कि वो टोटली हमने अपना इकोनॉमिक सिस्टम ही सोशलिज्म पे पेश कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा धचका लगा। अभी तक हम पूरी तरह रिकवर नहीं किए। मेरी नज़र में ये जो हमने बुनियादी पॉलिसीज का जिक्र किया, ये ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके प्रोग्राम में अभी गुफ्तगू हुई है। ये जो 5 ईयर प्रोग्राम है, ये हमने 2020, 2030 उड़ान, ये बड़े प्रोग्राम देखे हैं। देखिए जी, ये बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हैं, बुक्स में एक्सेलेंट, दुनिया की रिसर्च हुई है, लेकिन प्रोग्राम वो होता है जो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसमें अच्छे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, लेकिन अभी तक इस नौइयत के प्रोग्रामों से कम जितने अरसे मैं बड़ा अरसा मैंने हुकूमतों में रहा हूँ, पार्लियामेंट्स में रहा हूँ, और अभी भी मुझे मालूम है क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, मुझे कोई खातर ख्वाह इसमें पेशरफ्त नजर नहीं आई। जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया है, इन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो बुनियादी मुश्किलात हैं वो दूर हो। पाकिस्तान के सरमायाकारी के रास्ते से आप रुकावटें हटा देंगे, पाकिस्तान के सरमायाकार तो वो खुद ही तरक्की की राह पे लग जाएगा। एक और चीज जिसका हमें जिक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान का बनकारी निजाम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट नहीं देता। प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट की जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की, नए कारखाने बनाने की क्रेडिट की जरूरत होती है, वो क्रेडिट दस्तयाब नहीं है। ये एक और बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ, इसको भी हमें तवज्जो देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को
दस्तयाब होना चाहिए। तो अरुण साहब, इसमें भी सहूलतकारी हुकूमत नहीं करनी है, चूंकि इंटरेस्ट रेट हमने अभी पिछले कुछ अरसे में 22% की एक हायर सतह तक जाते देखा। अभी वो आधा ज़रूर हो गया, लेकिन अभी भी डबल डिजिट में है। इवन एक आम आदमी के अलावा बिजनेस कम्युनिटी की भी ये डिमांड है कि उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएँ, ताकि ये जो बैंक्स में पड़ा हुआ पैसा है ये बाहर आ सके और इससे फिर बिजनेस एक्टिविटी हो सके। जी अरबाब साहब, इसमें आप सही फरमा रहे हैं, तकरीबन आधा इंटरेस्ट रेट हो गया है। नियर फ्यूचर में मैं नहीं समझता कि ये और तेजी से नीचे आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई, इन्फ्लेशन दोबारा थोड़ा सा सर उठा रही है। तो मेरे ख्याल में स्टेट बैंक जो है वो काफी मुहतात रहेगा। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि ज्यादातर बैंकों का सरमाया जो है वो हुकूमत का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको पूरा करने जा रहा है। उसमें भी अब कुछ कमी आई है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हुकूमत के फिस्कल डेफिसिट पे भी कम हो जाता है, उसको डेट सर्विसिंग में कम खर्चना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये कि अगर हुकूमत अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल रखे तो बैंकों का ये जो सरमाया है ये खुद ही ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगा। और मैं समझता हूं कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक एनकरेज करना चाहिए बैंकों को कि वो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा लेंडिंग करें। इसमें हम टैक्सों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब, तिजारत और सरमायाकारी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर तफसीली बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स का आज जो क्लोजिंग फिगर रहा वो खासा बेहतर रहा। 1291 पॉइंट्स का आज उसमें इजाफा हुआ। तो एक अपवर्ड ट्रेंड हमने आज एक्सपीरियंस किया। और पिछले कुछ हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में कभी कोई बड़ा डाउनफॉल आ जाता है, कभी मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ रहती है। जबकि अगर पिछले साल से 1.5 साल का हम जायज़ा लें तो इसमें 2 से 3 गुना का एक बहुत बड़ा जंप तो देखने में आया। लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक जहनों में सवालात और खदशात को जन्म दे रही है। 1,62,000 से अभी भी ऊपर की सतह पर ये इंडेक्स मौजूद है, लेकिन पिछले दिनों हमने इसको 157 और 158 के अराउंड भी जाते देखा। तो अब ये सिलसिला किस तरह से जारी रहेगा इस कैलेंडर ईयर के एंड तक, जो एक प्रेडिक्शन की गई थी बहुत सारी कंपनीज की जानिब से, एक्सपर्ट्स की जानिब से कि शायद ये 2 लाख भी क्रॉस कर सकता है, तो वाकई ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये हम देख रहे हैं मार्केट एक दिन डाउन होती है, अगले दिन फिर एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आता है। वो स्टेबिलिटी जो हमें 2-3 हफ्ते पहले तक दिखाई दे रही थी वो क्यों मिसिंग है पिछले 8-10 दिन में मार्केट से? देखें, ये अर्निंग सीजन था और आई थिंक ये अर्निंग सीजन हमने देखा कि वो अक्टूबर एंड पे क्लोज हुआ। जाहिर है इसके बाद कंसोलिडेशन होती है, मार्केट में कंसोलिडेशन कुछ इस तरह से हो रही है कि कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स जो कि अंडर वैल्यूड है उनके अंदर पोजीशन ली जा रही है, जो ओवर वैल्यूड है उसमें कुछ प्रेशर देखा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें कुछ प्रेशर है, और सीमेंट सेक्टर चूंकि उसका डेटा डिस्पैचेस का, एक्सपोर्ट्स का कुछ बेहतर आ रहा है और इंप्रेसिव डेटा है जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर जो है मार्केट को लीड कर रहा है। तो अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर मार्केट के अंदर कुछ दिन करेक्शन आती है और कुछ दिन बाइंग इंटरेस्ट जो है वो देखा जाता है। तो यही हमने जो है ट्रेंड मार्केट में देखा है कि कुछ जो IMF की मोस्ट प्रॉब्ली जो रिलीज होगी ट्रांच, आई थिंक वो एक इंप्रेसिव बाइंग एक्टिविटी मार्केट के अंदर जो इस स्पेकुलेशन पर आता है कि रुपी स्टेबिलिटी भी है और एक्सपोर्ट नंबर्स भी इंप्रूव होते हैं। बट चूंकि हमने ट्रेड डेफिसिट का नंबर देखा कि जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट देखा गया $100 मिलियन से ज्यादा का माह नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, तो आई थिंक उसका नेगेटिव इंटरेस्ट देखा गया, मार्केट में प्रेशर आया। और अब जो है वो हम देख रहे हैं कि चूंकि स्पेकुलेशन है नए अर्निंग सीजन के लिए, तो कुछ हद तक जो है वो कुछ हमने देखा कि जो डेटा आया है इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का वो कुछ इंप्रेसिव 4% तक ग्रोथ देख रहा है, जिसके बाद जो है अपेरेंटली बाइंग एक्टिविटी दोबारा मार्केट में देखी गई। तो अज़ब ये जो ट्रेंड है आने वाला वो एक अपवर्ड ट्रेंड ही होगा, मार्केट का वॉल्यूम और इंडेक्स दोनों बढ़ते रहेंगे जिस तरह हमने पिछले 1 से 1.5 साल में देखा है, या ये एक स्टैटिक पोजीशन भी आ सकती है कि 157, 158 से 162 के अराउंड ये इंडेक्स फिर मौजूद रहेगा? देखिए, कंडीशंस वोलेटाइल हैं, एक्सपोर्ट नंबर्स कुछ इतने इंप्रेसिव नहीं है
लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी है, बट करंट अकाउंट डेफिसिट कुछ इतना ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से जो है मोरलेस मार्केट को बाइंग एक्टिविटी जो है वो दोबारा से मिली। जब हमने देखा कि एलएसएम ग्रोथ जो है वो दोबारा इंप्रेसिव हो गई है। तो आई थिंक ये काफी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स अगर आप गैलप का देखें तो वो मुस्बत आया है। आई थिंक वो ग्रोथ को और इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रमोट करने की कुछ बातें हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है फिर दोबारा से जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटी में आ गई है। तो इकोनॉमिक डेटा अगर इंप्रेसिव आता है तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। इकोनॉमिक डेटा अगर वीक आता है, जिस तरह करंट अकाउंट यानी कि ट्रेड डेफिसिट जो हमने देखा कि वो बढ़ गया, तो आई थिंक कि वो एक मेजर रीजन बना जिसकी वजह से मार्केट जो है वो प्रेशर में आई। तो ऐसे सब कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स इस वक्त भी हैं जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स की इस वक्त खास तौर पर तवज्जो है और वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है या आने के इम्कानात हैं? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने की तवक्कुआत हैं। जिस तरह से रिकोटेक के अंदर ग्रेजुअली जो है वो हम देखेंगे कि डेवलपमेंट्स उसकी हो रही हैं। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में काफी डेलिब्रेशन होंगी, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन में फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आएगा, इसी तरीके से जो है वो हम देखेंगे कि लोकल इन्वेस्टर की भी जो है एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आई थिंक नई जो तवक्कुआत है वो यही है कि IMF का पैसा जो है हमें दिसंबर 8 को होपफुली मिलेगा। कुछ डेटा इकोनॉमिक जिस तरह से आज आया, आई थिंक कि वो डेटा जो है अगर इंप्रेसिव आता है, आने वाले वक्तों में काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। जब IMF के पैसे मिलेंगे, साथ में कुछ FDIs भी जो है उसके नंबर डिस्क्लोज होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इन्फ्लेशन सबड्यूड रहे, और आई थिंक ये एक रीजन बनेगा कि पॉलिसी रेट के अंदर भी जो है कुछ लचक अगर नजर आती है तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। और ऐसे ये कैलेंडर ईयर अपने एंड की जाने बढ़ रहा है, तो आखिरी दिनों में या 20-22 दिन बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो उम्मीद है कि कोई बड़ी करेक्शन नहीं होगी मार्केट में, जैसे कि दिसंबर के आखिरी 10-12 दिनों में देखने में आती है। देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट स्टेबल इस वजह से भी है कि जिस तरह से गैलप का सर्वे आया वो इंप्रेसिव था। बिजनेस कॉन्फिडेंस रिवाइव हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो आई थिंक कि जो ये इस सर्वे को देखते हैं और फिर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज भी बढ़ गई हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको पॉजिटिव लेते हुए इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन जो है वो दोबारा से विन बैक करते हैं मार्केट में। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले वक्तों में इन्वेस्टमेंट मार्केट में आएगी, और आई थिंक कि जो पॉलिसी रेट के अंदर अगर कटौती होती है तो आई थिंक वो भी मार्केट के लिए इंप्रेसिव साबित हो सकता है। बट नेक्स्ट फिगर्स मार्केट के कुछ इस हद तक पॉजिटिव हैं कि IMF की ट्रांस जो है वो रिलीज होनी है दिसंबर के अंदर, और जो LSM का जो ग्रोथ का डेटा है वो 4% से ज्यादा ग्रोथ है, जो कि जो है अनप्रेसिडेंटेड है और बेहतर जो है वो फोकस दे रही है इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब। CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज हमारे साथ मौजूद थे। अब अगर IMF की किस्त मिलती है, IMF से कर्जा मिलता है, तो यकीनी तौर पर इसका मार्केट पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात कर्जों की हो रही है, तो आपको ये बताएं कि चीन अब दुनिया भर में सबसे बड़ा कर्ज देने वाला मुल्क बन चुका है, और तमाम लोन सरकारी तौर पर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से दिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2023 तक इन 23 सालों में चाइना ने 200 ममालिक को $2.2 ट्रिलियन के कर्ज और ग्रांट्स दिए हैं। पाकिस्तान ने इस अरसे में $74 अरब चाइना से हासिल किए, जिससे वो 5वां बड़ा रेसिपिएंट यानी वसूल करने वाला मुल्क बना है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि चाइना ने अब कम आमदनी वाले ममालिक के बजाय ज्यादातर तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्कों को भी कर्ज देना शुरू कर दिया है, और इसका मकसद है कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हसास टेक्नोलॉजी जिसमें सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे शोबे हैं उनमें रसाई को बढ़ाना है। अमेरिका चीन के कर्जों का सबसे बड़ा रेसिपिएंट है। इसे $200 अरब से ज्यादा की फाइनेंसिंग मिली है। लगभग 2500 मंसूबे चीनी सरकारी इदारों ने अमेरिका में सपोर्ट किए हैं, जिसमें LNG प्लांट्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, तेल और गैस की पाइपलाइंस हैं, और बड़े एयरपोर्ट मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। चीन ने कई अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, जिनमें ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, जिसमें अमेजोन है, जिसमें AT&T है, टेस्ला है, जनरल मोटर्स है, फोर्ड है, बोइंग है, और डिज्नी जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा चीन का वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट जनूबी एशिया में चीन का असर बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक इसके फौजी साजो सामान और कर्जों पर इन्हिसार कर रहे हैं, जबकि भारत के इर्द गिर्द चीन की हिकमत अमली इसे खित्ते में मजबूत पोजीशन देती है। ताहम कई मंसूबे गैर पायदार भी साबित हुए हैं, जिसकी वजह से बाज ममालिक शदीद कर्ज के दबाव का शिकार हुए और IMF से बार बार उन्हें मदद लेना पड़ रही है। यह सूरत हाल खित्ते में माशी और स्ट्रेटेजिक मुकाबला मजीद सख्त कर रही है। चीन के कर्जों के बढ़ते हुए जाल ने न सिर्फ आलमी मईशत पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत और ताकत के तवाज़ुन पर भी गहरे असरात डाले हैं। इसके असरात 3 बड़े शोबों में हैं, जिनमें सरफहरिस्त माशी, सियासी या सिफारती और स्ट्रेटेजिक या अस्करी अहदाफ का हुसूल है।
चीन का कर्ज दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों का सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर बन गया है। ताहम इसके माशी असर दो तरफा हैं। एक तरफ तरक्की पजीर ममालिक को सड़कें, तवानाई के मंसूबे, पोर्ट्स और रेलवे नेटवर्क मिलते हैं, इससे मईशत में हरकत पैदा होती है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से मंसूबे गैर मुनाफा बख्श साबित हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान, श्रीलंका, ज़ाम्बिया और कई अफ्रीकी ममालिक कर्ज के बोझ में धंस गए। कर्ज अदायगी में ताखीर से IMF पर इन्हिसार बढ़ जाता है और मुल्क की माशी खुद मुख्तारी कम होती चली जाती है। सियासी और सिफारती असरात की बात अगर हम करें तो चीन अपने कर्जों को सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल करता है। जो ममालिक इसके बड़े मकरूज बन जाते हैं वो बैनुल-अक़वामी सपोर्ट में अक्सर चीन के पॉलिसी मौक़िफ़ के करीब आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा वोटिंग पैटर्न्स में चीन के हक़ में झुकाव देखा गया है, जिससे हसास मामला जैसे ताइवान के मामले पर चीनी मौक़िफ़ की हिमायत और साउथ चाइना सी में चीनी अजारादारी में आलमी मौक़िफ़ में लचक जैसे मामलात। ये इन्हिसार सिफारती आज़ादाना फैसलों को महदूद कर देता है और चीन को आलमी फोरम्स पर बड़ी ताकत बनने में मददगार साबित हो रहे हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल अमेरिका के साथ टैरिफ मामलात में खिंचाव के बाद अमरीकी हुक्काम का किसी तौर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना। इसी तरह अगर बात की जाए तो चीन स्ट्रैटेजिक और अस्करी तौर पर भी फ़ायदे उठाता चला रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स हब बनाना चीन को समुद्री रास्तों पर रसाई और इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद देता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट तवील अरसे के लिए चीन के पास जाना इस मामले की एक बड़ी मिसाल है। चीन का मकसद सिर्फ फाइनेंशियल एज नहीं बल्कि आलमी सतह पर सप्लाई चेन्स, एनर्जी कॉरिडोर्स, अहम जोग्राफियाई पॉइंट्स पर गिरफ्त मजबूत करना है। जनूबी एशिया में इसके असरात बराह रास्त भारत को चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में मुआशी और अस्करी मौजूदगी भारत के गिर्द स्ट्रेटेजिक दायरा बनाती है। इस सबसे जाहिर है कि चीन के कर्ज सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक मुकम्मल आलमी हिकमत अमली है। ये हिकमत अमली दुनिया की ताकत के नक्शे को बदल रही है। कई ममालिक के लिए मौके भी इसमें पैदा हो रहे हैं, लेकिन कर्ज के बोझ और स्ट्रेटेजिक रिलायंस के खतरात भी साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।